नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो जो हम यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे उसमें टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइप ऑफ रिसर्च की जो पिछली वीडियो थी उसमें हम 16 टाइप ऑफ रिसर्च कराए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पर बढ़ते हैं। तो इसमें 17 नंबर पर हम देखते हैं। 17 नंबर पर क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी क्या होता है? गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध। अब ध्यान रखना, गुणात्मक शोध में क्या किया जाता है? यहाँ पे सिर्फ गुण, अनुभव, विचार या भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पे नंबर को नहीं मेजर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी भावनाओं को, आपके जो भी विचार है, उसके अनुभव है, उसी को क्या किया जाता है? उसी का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। यह शोध संख्याओं में पर नहीं होता है। यह शोध संख्याओं में नहीं होता है। संख्याओं में नहीं होता है, मतलब नंबर में नहीं होता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना, बल्कि यह क्या होता है? यह शब्दों, विचारों और अनुभवों पर आधारित होता है। यह शब्दों, विचारों गुणों, भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। अनुभव पर आधारित होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की सोच, भावनाओं, व्यवहार या सामाजिक स्थिति को गहराई से समझना। मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नंबर को कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ आपके गुण, विचार, व्यवहार, उसका ही अध्ययन किया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों की सोच, भावनाएं और सामाजिक स्थिति को गहराई से समझना। और सामाजिक स्थिति को गहराई से समझना। गहराई से समझना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे सिर्फ आपके जो भी विचार हैं उसी का अध्ययन किया जाएगा। आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, आपके अनुभव का अध्ययन किया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 18 नंबर पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ आपके नंबर को मेजर किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी घटना को मापना यानी तुलना करना और परिणामों को, जो आंकड़े होते हैं, के रूप में प्रस्तुत करना। परिणामों को क्या करना? आंकड़ों के रूप में, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर की चीज रूप में होता है। यह क्या होता है? इसका मतलब नंबर होता है। मात्रा यानी नंबर, मात्रा या संख्या से रिलेट करता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसी घटना को मापना, मतलब मेजर करना, फिर तुलना करना
कोई घटना होगी तो उसको मापना है, उसको तुलना करना है, फिर उसके जो परिणाम आएंगे उसको आंकड़ों के रूप में मतलब स्टैटिक्स के रूप में प्रस्तुत करना है। तुलना करना और परिणामों को क्या करना है, आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना है, यानी स्टैटिक्स के रूप में, आंकड़ों के रूप में स्टैटिक्स के रूप में प्रस्तुत करना। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या होता है, असंरचित होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर होता है, ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे होता है, मतलब इसका संरचना होता है। लेकिन क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक में जब आपके गुणों व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा तो वहाँ पे संरचना नहीं बनाई जाती है, मतलब एक अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, असंरचित होता है। लेकिन जब आपके नंबर पे किसी चीज़ को मेजर किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, यानी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 19 नंबर। 19 नंबर का जो रिसर्च है केस स्टडी। केस स्टडी या इसी को क्या कहते हैं, वन केस स्टडी। वन केस स्टडी। अब एक ध्यान रखना आप लोग, इसमें क्या होता है, इसमें कोई किसी एक व्यक्ति या वस्तु कोई भी एक चीज पे गहराई से अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, केस स्टडी कहेंगे। यहां पे आप समझना, यहां पे आप समझो आप। अब ध्यान रखो, यहां पे जो केस स्टडी है आपका, किसी एक व्यक्ति, समूह या संस्था या कोई घटना है या कोई स्थिति है, उसको गहराई से स्टडी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वन केस स्टडी या केस स्टडी कहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, केस स्टडी। यहाँ पे ध्यान रखो, वन मतलब वन कोई भी घटना हो तो उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, केस स्टडी। अब यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं तब आप समझ जाएंगे। किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या एक समूह, ध्यान रखना एक यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे तब भी आप लोग समझिएगा, सिर्फ एक ही है, किसी एक व्यक्ति, एक समूह, यहाँ पे एक हम नहीं लिखेंगे बार बार, एक समूह या एक संस्था या फिर एक घटना या एक स्थिति का गहराई से अध्ययन करना। ये ध्यान रखना, गहराई मतलब इन डेप्थ स्टडी। केस स्टडी का कीवर्ड क्या, इन डेप्थ से अध्ययन करना, गहराई से और विस्तृत अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन करना क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, शोधकर्ता किसी एक केस को चुनता है और उसके सभी पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करता है। शोधकर्ता इसमें मतलब केस स्टडी में शोधकर्ता किसी एक केस को चुनता है, शोधकर्ता किसी एक केस को चुनता है, किसी एक केस को चुनता है, मान लो एक कोई केस ले लिया, अब उस पर क्या होता है, उसके सभी पहलू पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है और उसके सभी पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, विस्तार से
अध्ययन करता है। करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझो आप लोग। जैसे मान लो ये कोई कोई पर्सन क्या किया है, सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे मान लो कोई पर्सन सुसाइड कर लिया। जब पुलिस आती है, मान लो यहाँ पे पुलिस क्या है, यहाँ पे शोधकर्ता है एक। ये पुलिस को मान लो आप शोधकर्ता है, ठीक। ये जो शोधकर्ता है, अब इस जो आदमी सुसाइड किया है, जो भी पर्सन सुसाइड किया है, अब इसका क्या किया जाएगा, इसके हर पहलू का स्टडी किया जाएगा। बचपन में क्या हुआ था, फिर इसके स्कूल टाइम में कौन फ्रेंड थे, फिर ये किस किस दोस्तों से फ़ोन पे बात करता था। ये मतलब इसके हर पहलू पे, यानी इसके व्यवहार कैसे थे, इसका मतलब कहने का सेंस आल पहलू इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। इस पर्सन का क्या किया जाएगा, इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ये इसका कीवर्ड ध्यान रखना आप लोग। इन डेप्थ स्टडी, किसी एक पर्सन का इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, तो उसी को कहते हैं वन केस स्टडी या केस स्टडी कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। जो आपका नेक्स्ट टाइप है नैरेटिव रिसर्च है। यहाँ पे इसको इरेज करके फिर लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा, 20 नंबर, नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव मतलब होता है कहानी, समझ लो कथात्मक। नैरेटिव नैरेटिव रिसर्च यानी कथात्मक अनुसंधान। कथात्मक अनुसंधान। अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो शोध होगा, जो शोधकर्ता है वो लोगों की कहानी, जो अनुभव या जीवन की घटना को इकट्ठा करता है। मतलब यहाँ पे जो शोधकर्ता है वो लोगों की कहानी को मतलब इकट्ठा करेगा, फिर उनके अनुभव को इकट्ठा करेगा, फिर उनके जीवन की घटनाओं, जितनी उनके जीवन की घटनाएं हुई हैं उनको इकट्ठा करेगा, फिर उनका विश्लेषण करेगा। तो यही क्या कहलाता है कि मान लो यह समझना है कि लोग अपने अनुभव को कैसे महसूस करते थे और उन्हें किस रूप से में कहानी तौर पर प्रस्तुत करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब आप क्या करो कि कोई कहानी, मतलब आपके जीवन में कोई घटना हो, उसको कहानी के रूप में जब आप बताते हो तो वही क्या कहलाता है, नैरेटिव रिसर्च कहलाता है। इसमें शोधकर्ता इसमें शोधकर्ता इसमें शोधकर्ता लोगों की कहानियां, इसका कीवर्ड कहानियां ध्यान रखिएगा, स्टोरी, कहानियां, अनुभव और जीवन की घटनाओं को इकट्ठा करता है, और जीवन की घटनाओं को इकट्ठा करता है तथा उनका विश्लेषण करता है, और उनका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जब भी कोई मान लो कहानी है तो उसकी कहानी को इकट्ठा करेगा और उसका विश्लेषण करेगा, उसी को क्या कहते हैं, नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि लोग अपने जीवन की घटनाओं को किस तरह से बयान करते हैं, मतलब नैरेट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें जो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति की जो कहानी होती है उनके कॉन्टेक्स्ट यानी उनके संदर्भ में समझना जरूरी है। नहीं तो आप मान लो वो कहानी बताए अपना और किसी दूसरे के संदर्भ में आप क्या करो, समझो उस बात को, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। मतलब आपकी बात को आपके ही संदर्भ में समझाया जाए तब जाके वो क्या कहलाएगा, नैरेटिव रिसर्च होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें क्या क्या किया जाता है, यह क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आप कर सकते हैं ये नैरेटिव रिसर्च को। फिर पर्सनल स्टोरी, डायरीज, लेटर या ऑटोबायोग्राफी का उपयोग करते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, सर्वे रिसर्च। 21 नंबर, सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में क्या होता है, सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान में क्या होता है,
अब ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछकर या जानकारी यानी डेटा लेकर किसी विषय पर निष्कर्ष निकालना। मान लो जैसे क्या होता है, आप जनगणना होता है ना, वहाँ पे भी सर्वे किया जाता है। मान लो जनगणना छोड़ो, कोई एक टॉपिक है, ठीक, कोई मान लो एक टॉपिक है सोशल मीडिया पे एक टॉपिक है आपका। अब उस पर क्या किया, आप एक प्रश्न पत्र तैयार किए, या फिर जाके या अनुसूची के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से आप क्या किया, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो। अब उसी का क्या किया, एनालिसिस करते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वे रिसर्च कहते हैं। अब अनुसूची क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है, इसको भी समझ लो आप यहीं पे। प्रश्नावली प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, ठीक, ये ध्यान रखना। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसमें क्या होता है, शोधकर्ता नहीं, उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर खुद भरता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्नावली जो होता है प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें क्या होता है कि उत्तरदाता जो आपका होगा वो जो भी प्रश्न होगा उसके उत्तर स्वयं भरेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। अब अनुसूची में क्या होता है कि प्रश्नों की भी एक सूची है, लेकिन इसमें जो प्रश्नों को उत्तर देंगे वो क्या होगा, शोधकर्ता खुद भरता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूची और प्रश्नावली में क्या होता है, सिर्फ शोधकर्ता और उत्तरदाता में जो जो उत्तर देता है, जब उत्तरदाता जब उत्तर देता है, यानी जो प्रतिभागी है आपका वो उत्तर देगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे। और जब शोधकर्ता खुद उस प्रश्न का उत्तर देगा, कहने का सेंस समझो। यहाँ पे एक बार आप समझा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं प्रश्नावली से। प्रश्नावली और ये क्या, अनुसूची। अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, प्रश्नावली को क्वेश्चनरी कहते हैं, क्वेश्चन वाला क्वेश्चनरी। अब ध्यान रखो, यहाँ पे अनुसूची में क्या होता है, यह भी प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों की सूची, यह भी क्या है, प्रश्नों की सूची है। एक चीज ध्यान रखना, प्रश्नों की एक सूची, प्रश्नों की एक सूची दोनों सेम है। अब मान लो ये प्रश्नों की सूची, यहाँ पे आप मान लो ये शोधकर्ता है, शोधकर्ता, ये आपके प्रतिभागी हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे जो प्रतिभागी होगा, जो प्रश्न आप देंगे इसको, तो क्या होगा, ये उत्तरदाता जो प्रतिभागी होगा वो उससे खुद स्वयं क्या करेगा, उस प्रश्नों का उत्तर देगा, खुद लिखेगा उसको, प्रश्नों का उत्तर स्वयं, प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखता कौन, प्रतिभागी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो यहाँ पे अनुसूची होता है, यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है, ये मान लीजिए शोधकर्ता आपका, ये शोधकर्ता क्या करता है, यहाँ पे जो प्रतिभागी है, ये प्रतिभागी, अब ये प्रतिभागी से सभी प्रश्नों का उत्तर पूछ के यहाँ पे उत्तर स्वयं भरता है, उत्तर स्वयं भरता है। प्रश्नों की सूची में जो प्रश्न है उसका उत्तर कौन भरता है, शोधकर्ता स्वयं भरता है, लिखता है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, प्रश्नावली किसके लिए यूज किया जाए, जो शिक्षित प्रतिभागी होंगे, मतलब शिक्षित के लिए, लेकिन अनुसूची मोस्टली यूज होता है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। कहने का सेंस समझो, क्योंकि जो आपके प्रतिभागी अशिक्षित हैं, ठीक, अब अशिक्षित रहेंगे तो क्या वो प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे या लिख पाएंगे, नहीं ना, तो इसीलिए वहाँ पे अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्टली अनुसूची जो होता है वो शिक्षित अशिक्षित दोनों के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्नावली होता है वह सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति ही प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ये प्रश्नावली अधिकतर डाक के माध्यम से भेजी जाती है, इसीलिए जैसे दूर दूर तक कोई है व्यक्ति, अब उसके पास प्रश्नावली भेजनी है तो अक्सर क्या किया है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसीलिए प्रश्नावली को क्या नाम बोला जाता है, डाक प्रश्नावली। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे, अब इसको हम एक इतना प्रश्नावली आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रश्नावली अनुसूची, इसको हम एक क्लास लेके मिक्स टॉपिक में पढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी पढ़ाएंगे तो ये पूरा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इतना आप लोग समझिएगा प्रश्नावली अनुसूची क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं सर्वे रिसर्च क्या होता है, बहुत सारे लोगों से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछकर या जानकारी इकट्ठा करके
या जानकारी इकट्ठा करके किसी विषय पर निष्कर्ष निकालना, किसी विषय पर निष्कर्ष निकालना। अब यह ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की राय, आदतें, व्यवहार, अनुभव या तथ्य जानने के लिए, जानने के लिए प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार मतलब ये होता है इंटरव्यू देना। जैसे इसमें शोधकर्ता और क्या होता है, प्रतिभागी आमने सामने बैठ के प्रश्नों को, मान लीजिए जिस तरह भी उनका अध्ययन करना, इंटरव्यू के माध्यम से उनका मतलब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार कब प्रयोग किया जाता है? अब ध्यान रखते हैं, अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो रिसर्च के टाइप है उसमें को क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। जो आपका नेक्स्ट टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल नाम से स्पष्ट है आपका कि हिस्ट्री का अध्ययन करना, मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध, अब इसमें ध्यान रखो आप लोग, क्या होता है ऐतिहासिक शोध में, क्या होता है, अतीत की घटनाओं विचारों व्यक्तियों और परिस्थितियों का अध्ययन करके वर्तमान और भविष्य को समझना। अतीत की घटना, जो भी अतीत की घटना हो, या अतीत के जो भी विचार हो, या जो भी अतीत के व्यक्ति हों, या जो भी अतीत के परिस्थिति हो, ठीक, मतलब पुराना जमाना, उनके मतलब विचारों को समझ के अब आप क्या करोगे, उसमें वर्तमान को समझोगे, अब क्या होगा उसके भविष्य को क्या करोगे, भविष्यवाणी करोगे। ये चीज़ होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे कोई आज न्यूज है, ठीक, आज मान लो आप यूक्रेन और क्या होता है रसिया में क्यों लड़ाई हो रहा है, तो उसका मतलब कहने का सेंस समझो आप। इजराइल और ईरान आज से नहीं दुश्मन है, ये लोग दुश्मन हैं बहुत पुराने समय से। पहले ये दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, ये दुश्मन बन गए। ये ध्यान रखना, ये दुश्मन जो बने थे, फिर आज भी इनके बीच क्या होता है, लड़ाई होता है, युद्ध होता है। तो ये जो युद्ध होता है, तो इनके हम प्राचीन समय से इनका स्टडी किया जाएगा, फिर आज के समय में बताया जाएगा कि वर्तमान में क्या, इसका भविष्यवाणी किया जाएगा कि इजराइल और ईरान में भविष्य में कैसा रिश्ता रहेगा। ये चीज़ होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। विचार, व्यक्ति और क्या होता है कि परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या किया जाता है, वर्तमान और भविष्य को समझा जाता है। वर्तमान और भविष्य को समझा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब अतीत की घटनाओं का स्टडी करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, क्या करेंगे, वर्तमान को समझेंगे और भविष्यवाणी करेंगे, मतलब भविष्य के लिए भविष्यवाणी करेंगे। यही चीज़ होता है ना। इसमें पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड, अभिलेख, किताबें, जीवनी जो आप जीवन परिचय बोलते हैं,
पत्र, समाचार पत्र, डायरी, फोटोग्राफ, सरकारी फोटो, किसी का भी प्रयोग किया। इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसका किसका प्रयोग? मान लो आप हिस्टोरिकल रिसर्च का कैसे प्रयोग करोगे? तो मान लो जो भी पुराने दस्तावेज हैं, दस्तावेज, ठीक, या फिर रिकॉर्ड होंगे, पुराने रिकॉर्ड, या फिर अभिलेख, पुराने जो भी अभिलेख हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी पुरानी किताबें हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, जो भी हिस्ट्री वाला जो भी किताब होती है उसको पढ़ते हो कि युद्ध कैसे कैसे भारत में अंग्रेज आक्रमण किए, फिर उसको समझेंगे ना, फिर उसमें क्या करेंगे, वर्तमान में बताएंगे, फिर ऐसा समझेंगे जो भी भविष्य में लड़ाइयाँ होंगी तो फिर ऐसे ही हमको निपटना है। ये चीज़ ध्यान रखना। किताबें, जीवन मतलब जीवनी, फिर पत्र, समाचार पत्र, डायरी, फोटोग्राफ, जो भी पुरानी फोटोग्राफ है उसका भी स्टडी किया जाता है। फोटोग्राफ, सरकारी रिपोर्टें आदि का प्रयोग किया जाता है। सरकारी रिपोर्ट, आदि का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका, उसको आर्काइवल रिसर्च है। मतलब 23 नंबर का जो आपका टाइप है आर्काइवल रिसर्च है। मतलब क्या कहते हैं उसको? अभिलेखीय अनुसंधान। 23 नंबर आर्काइवल रिसर्च है। आर्काइवल रिसर्च यानी अभिलेखीय शोध है। अभिलेखीय शोध। एक चीज़ ध्यान रखना, अभिलेखीय शोध में क्या होता है? जो आर्काइवल रिसर्च होता है उसमें जो जानकारी ली जाती है वो डायरेक्ट सीधे मतलब नहीं ली जाती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं ली जाती है। जो पहले से इकट्ठा हो चुका है डेटा उसी का विश्लेषण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आर्काइवल रिसर्च। यह हिस्टोरिकल रिसर्च से मिलता जुलता चीज़ है, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च से मिलता जुलता रिसर्च है ये भी, ये ध्यान रखना आप लोग। इसमें क्या होता है? संग्रहित रिकॉर्ड, संग्रहित रिकॉर्ड, दस्तावेज, दस्तावेज, और क्या है? अभिलेख है। इससे क्या क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। ये ध्यान रखना। अभिलेखी रिसर्च में ये कीवर्ड ध्यान रखना, अभिलेख, रिकॉर्ड, अभिलेख, यही सब क्या होता है? आर्काइवल रिसर्च का कीवर्ड है। अब आते हैं इसको समझते हैं। इसमें जो जानकारी होती है पहले से मौजूद, पहले से मौजूद, मौजूद मतलब जो एग्जिस्ट है, पहले से मौजूद, एग्जिस्ट मतलब दस्तावेज, जो भी पहले से मौजूद क्या है? दस्तावेज है। दस्तावेज, रिकॉर्ड्स, अभिलेखों का उपयोग करके अनुसंधान करना, अभिलेखों का उपयोग करके अनुसंधान करना। तो उसी को क्या कहते हैं? आर्काइवल रिसर्च कहते हैं। एक कीवर्ड और इसमें और लिख लो। क्या होता है कि इसमें नई जानकारी सीधे लोगों से नहीं ली जाती है। इसमें नई जानकारी सीधे लोगों से नहीं ली जाती है। सीधे मतलब डायरेक्ट, सीधे लोगों से नहीं ली जाती है, ली जाती है। मतलब क्या होता है इसमें? बल्कि पहले से जो इकट्ठा हो गया डेटा उसी का विश्लेषण किया जाता है। बल्कि पहले से इकट्ठा किए गए डेटा का
गए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, आर्काइवल रिसर्च कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें आर्काइवल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च एकदम मिलते जुलते हैं, लेकिन अभिलेख में होता है ये भी पुराने क्या होता है, पुराने दस्तावेजों का लेकर स्टडी किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च, लेकिन ध्यान रखना हिस्टोरिकल में क्या होता है, अतीत की घटना, मतलब एक इवेंट दे देगा, उसका कीवर्ड यही है, क्योंकि दोनों मतलब साथ में लगभग लगभग ऑप्शन नहीं देते हैं ये सब, लगभग या तो हिस्टोरिकल देता है या तो आर्काइवल देगा, क्योंकि मैच कर जाएगा तो फिर कीवर्ड, क्योंकि दोनों का लगभग सेम है, या तो इवेंट दे देगा, जैसे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति क्या हुई, एक अतीत की घटना हो गई, ठीक। अब उसको लेके स्टडी करते हो, 1857 की क्रांति का लेकर स्टडी करते हो तो क्या हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। लेकिन आर्काइवल जो आर्काइवल रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, अभिलेख कीवर्ड, इसका ध्यान रखना, अभिलेखों का सिर्फ स्टडी किया जाता है, ठीक। लेकिन जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो अतीत की घटनाओं को समझने के लिए क्या कहता है, विभिन्न स्रोतों का उपयोग करता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब जो नेक्स्ट टाइप है 24 नंबर पे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। एक्सपेरिमेंटल हो गया आपका, आर्काइवल हो गया, यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सा है। नैरेटिव कभी नहीं जल्दी पूछता है, केस स्टडी एक दो बार पूछा है, तो ये ध्यान रखना। केस स्टडी आसान भी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो आपको एकदम पता है। इम्पिरिकल एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा अभी तक। इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, रिसर्च, इसका कीवर्ड याद रख लेना। लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ये दोनों याद रखिएगा आप लोग, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टो इंपॉर्टेंट है। एथनोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथनोग्राफी आज तक क्वेश्चन बने हैं, फिनोमिनोलॉजिकल पे नहीं बने हैं। ग्राउंडेड थ्योरी अभी नहीं दिखा है, यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी कौन दिया था, तो बार्नी, ग्लेजर और स्ट्रॉस, यहाँ पे लिख देते हैं वार्नी, ग्लेजर प्लस स्ट्रॉस, ये ध्यान रखना। इससे कौन थिंकर जुड़े, तो वार्नी, ग्लेजर और स्ट्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्शन रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी, ये ध्यान रखें, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम अपने नेक्स्ट टाइप, जो टाइप था 24 नंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या इसी को क्या कहते हैं, प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक शोध। अब इसमें आप समझना प्रायोगिक शोध क्या होता है। प्रायोगिक शोध क्या होता है कि यह वह शोध है जिसमें किसी घटना या समस्या को समझने के लिए नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। कहने का इसका कीवर्ड ध्यान रखो, पहले कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, कि इसमें शोधकर्ता एक कारक को बदलकर देखता है कि उसका असर दूसरे कारक पे क्या पड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मान लो आपको इसमें कॉज और इफेक्ट एक कीवर्ड एकदम ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्योंकि यही कीवर्ड से आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही सारा चीज़ याद रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह वह शोध है, यह मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक शोध वह शोध है जिसमें किसी घटना या समस्या को समझने के लिए, किसी घटना या समस्या को समझने के लिए क्या करते हैं आप, नियंत्रित परिस्थिति का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड, नियंत्रित परिस्थिति यानी कंट्रोल्ड
परिस्थिति, नियंत्रित परिस्थिति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप 12th में होंगे तो आपको केमिस्ट्री में जो भी रसायन विज्ञान था उसमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। या फिजिक्स में भी आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे, यानी भौतिकी विज्ञान में, तो आप क्या किए होंगे, आप वहाँ पे भी मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट वो नियंत्रित परिस्थिति एक लैब में किए होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप जब भी एक्सपेरिमेंट करने गए होंगे मतलब लैब में या प्रयोगशाला में, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कोई भी प्रयोग कर रहे होंगे उसका इफेक्ट यानी प्रभाव तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कीवर्ड इफेक्ट, कॉज कुछ ना कुछ प्रयोग के होंगे, क्योंकि कारण के बिना प्रभाव आएगा ही नहीं, कोई ना कोई तो कारण होगा तभी तो आप प्रभावित होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं, इसका एक और लिख लीजिए कीवर्ड थोड़ा सा। इसमें शोधकर्ता किसी एक कारक को बदलकर देखता है, किसी एक कारक को बदलकर देखता है कि उसका असर दूसरे कारक पर क्या पड़ता है, कि उसका असर किसी दूसरे कारक पर क्या पड़ता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको न समझ आए तो बस इसको कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। ये जो कीवर्ड है आपका कॉज और इफेक्ट, क्योंकि कॉज और इफेक्ट वहाँ पे देगा, ये चीज़ है। अब आपको मान लो, अब इसमें इतना आसान है। ये क्या होता है, कोई घटना हो गई, मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कोई सिगरेट है, ठीक, यहाँ पे आपको क्या होगा, सिगरेट पीने से आपको क्या होगा, कैंसर हो गया। अब ये ध्यान रखो, ये जो सिगरेट आपका है ये क्या है, कारण है। इस कारण की वजह से क्या हुआ, आपको कैंसर हुआ। आपको नहीं, मतलब कैंसर हुआ, ये ध्यान रखें, एक बीमारी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, कारण की वजह से जो कैंसर मतलब कैंसर जो हुआ है वो क्या है, प्रभाव है। ये कॉज हो गया, कॉज मतलब कारण होता है, प्रभाव मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉज और ये इफेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें शोधकर्ता किसी एक कारक को, अगर सिगरेट को यहाँ से हटाकर कोई और कारण रख दिया जाए तो क्या वो उसके वजह से कैंसर होगा, तो नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना कि कारण के बदलने से क्या होता है, जो प्रभाव होगा वो भी बदल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इसी को क्या कहता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो है, कौन सा नंबर है ये आपका 24 नंबर। अब आते हैं अपने 25 नंबर पे। 25 नंबर का क्या कहता है कि क्वेसी एक्सपेरिमेंट, क्वेसी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पे क्या आ जाता है, जो आप चर लेंगे ना उसको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे क्वेसी में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। ये ध्यान रखना। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्वेसी का मतलब होता है आधा यानी लगभग। क्वेसी का क्या मतलब होता है, क्वेसी का मतलब होता है आधा या लगभग। यह क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वैसा ही होता है जैसा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो इसमें जो आप पूरी तरह से ना तो कंट्रोल करेंगे ना तो रैंडम सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिए। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वेसी रिसर्च, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
वैसा ही होता है, वैसा ही होता है जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। लेकिन बस इसमें क्या होता है, इसमें एक अंतर होता है, जैसा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसका कीवर्ड एकदम, जो इसमें क्वैसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्या होता है, यहाँ तो ना तो पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, ना तो पूरी तरह रैंडमाइजेशन करेंगे, ठीक। लेकिन जो आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, वहाँ पे पूरी तरह से वेरिएबल को कंट्रोल अपने अंदर था, एक को स्वतंत्र था, एक को क्या था, कंट्रोल्ड, ठीक। ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखो, यहाँ पे इसमें पूरी तरह से कंट्रोल्ड और रैंडमाइजेशन नहीं होता है। रैंडम मतलब आपको बताया है कि रैंडम मतलब क्या, इक्वल चांस नहीं होते हैं, मतलब इक्वल चांस होते हैं, यहाँ पे रैंडम नहीं होता है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित, और रैंडमाइजेशन मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मतलब क्वैसी एक्सपेरिमेंट में आप पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, ना रैंडम कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर सकते, थोड़ा नहीं, लेकिन जो आपका क्या होता है, जो वो एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है, उसमें पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, वो आप पे निर्भर करता है। अब आते हैं अपने को रिलेशनल रिसर्च, यहाँ पे लिखते हैं को रिलेशनल रिसर्च, कौन सा, ये 25 नहीं 26 नंबर, को रिलेशनल रिसर्च यानी सहसंबंधात्मक संबंधात्मक शोध, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, दो या दो से अधिक चर किस हद तक क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कारण और परिणाम को नहीं बताया जाता है, सिर्फ संबंध को बताया, क्योंकि यहाँ पे संबंध है, कीवर्ड क्या है, रिलेशन है। रिलेशन मतलब सिर्फ संबंध को यहाँ पे बताना है, ना कि उसमें कॉज बताना है कि इफेक्ट बताना है, यानी रिजल्ट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ किसको होता है, दो चरों के बीच में संबंध है कि नहीं है, ये चीज़ बताया जाता है, जिसमें इसमें यह पता लगाया जाता है कि दो या अधिक चर आपस में किस हद तक, मतलब किस हद तक और किस दिशा में जुड़े हुए हैं, और किस दिशा में जुड़े हुए हैं, किस दिशा में जुड़े हुए हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, को रिलेशनल रिसर्च है। इसमें कॉज और इफेक्ट साबित नहीं किया जाता है, मतलब कारण और परिणाम साबित नहीं किया जाता है, कॉज और इफेक्ट यानी कारण परिणाम को साबित नहीं किया जाता है, कारण परिणाम को साबित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ संबंध बताया जाता है, इसमें सिर्फ संबंध, क्योंकि यहाँ पे नाम में ही स्पष्ट है संबंध,
ये ध्यान रखना। संबंध यानी रिलेशन बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है। अब जो को रिलेशनल होता है वो दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक जीरो, मतलब तीन टाइप के होते हैं। को रिलेशनल तीन तरह के हो सकते हैं, या तो आपका पॉजिटिव, या तो आप जैसे पढ़ाई का समय बढ़ाओगे आपके जो मार्क्स आएंगे वो इंक्रीज होंगे यानी बढ़ेंगे। ठीक, मोबाइल पे जितना आप समय बिताओगे आपके पढ़ाई का प्रदर्शन उतना ही खराब होगा, ये निगेटिव रिलेशन हो गया। जीरो में क्या होता है, दोनों चरों के बीच कोई संबंध ही नहीं होता है। यह तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप। एक पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन में, पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों वेरिएबल साथ साथ बढ़ते हैं या घटते हैं। दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, दोनों चर एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ कम होते हैं, एक साथ बढ़ते और घटते हैं। या तो बढ़ेंगे एक साथ या तो फिर घटेंगे, बढ़ते और घटते हैं, और घटते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे आप पढ़ाई का समय बढ़ा रहे हो तो ऐसे आपके जो नंबर है पेपर में वो आपके अच्छे आ रहे हैं। ठीक, जैसे आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो नंबर भी आपके कम आ रहे हैं। ये चीज़ है, मतलब दोनों चर या तो एक साथ बढ़ेंगे या तो एक साथ घटेंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को ले रहे हो तो उसी सेम एग्जाम्पल उसमें ही आए, मतलब घटे भी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे यहाँ पे पढ़ाई का यहाँ पे बताए हैं, मतलब स्टडी, आप स्टडी टाइम जो आप होता है, मतलब जो पढ़ाई का समय वो आप इंक्रीज किए तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आप मार्क्स जो है, मार्क्स वो भी क्या हुए, इंक्रीज हो गए। आप या दोनों एक साथ क्या हुए, बढ़े, दोनों चर एक साथ बढ़े, एक साथ बढ़े, तो उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मान लो आप स्टडी का जो टाइम है वो आप कम कर दिए, मतलब डिक्रीज कर दिए, तो आपके मार्क्स जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी उसके नंबर भी कम हो जाएंगे। तो यानी दोनों चर एक साथ क्या हुए, घट गए यानी कम हो गए, घटते, दोनों चर एक साथ घटे, तो उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। चाहे एक साथ दोनों बढ़े, चाहे एक साथ दोनों चर क्या हो, घटे, तो उसी को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब आते हैं निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशनल। निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, नकारात्मक सहसंबंध। यहाँ पे अब आपको पढ़ाया जाता है, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, घटेगा। यहाँ एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घटता है, मतलब दोनों चर अपोजिट साइड होंगे, घटता है, तो उसी को क्या कहेंगे, निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल समझो, मोबाइल पे आप जितना टाइम दे रहे हो, मोबाइल पे टाइम, मोबाइल में जो यूज कर रहे हो, यूज मोबाइल टाइम, वो क्या करो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो इसके परिणाम क्या होंगे, पढ़ाई का जो प्रदर्शन होगा, जो पढ़ाई का प्रदर्शन पर मतलब स्टडी परफॉर्मेंस होगा आपका, जो स्टडी परफॉर्मेंस, ये क्या होगा, वो कम होगा। जो नीचे की तरफ एरो है वो ध्यान रखिए डिक्रीज हो, मतलब कम होता है। जो ऊपर की तरफ एरो है, मतलब ये ऊपर की तरफ एरो है, तो ये क्या होता है, बढ़ते हुए चीज़ को दिखा रहा है। और जो नीचे की तरफ एरो है वो घटते हुए चीज़ों को दिखा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये मत बोलिएगा कि ये भी एरो भी नहीं समझ में आता आपको। तो जो आपको जो यूज मोबाइल टाइम है वो बढ़ रहा है और स्टडी जो परफॉर्मेंस आपका वो घट रहा है, तो दोनों चर क्या हुए, पहला चर ये है, फर्स्ट चर, पहला चर, ये दूसरा वेरिएबल, दूसरा चर। अभी दोनों चर क्या हो रहा है, एक चर घट रहा है एक चर बढ़ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं अपने तीसरे टाइप, जीरो रिलेशन, मतलब जीरो संबंध, कोई संबंध नहीं, जीरो कोरिलेशन। यानी कोई संबंध नहीं।
कोई संबंध नहीं। अब दोनों चरों के बीच कोई संबंध ही नहीं होगा। दोनों चरों के बीच, जैसे ऊपर में क्या हो रहा था, दोनों चर के या तो एक साथ बढ़ रहे थे या तो घट रहे थे, या कोई एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा चर घट रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव आपको बता दी। अब जीरो संबंध में क्या होता है, पहला जो चर होता है और जो दूसरा चर होता है उन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। दोनों चर के बीच, दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। कोई संबंध नहीं होता। तो उसी को क्या कहेंगे, जीरो रिलेशन कहेंगे, जीरो को रिलेशन, जीरो को रिलेशन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो रिसर्च है, कौन सा ये नंबर था 26। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो 27 नंबर। 27 में क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव रिसर्च पढ़ेंगे। इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी आज पढ़ा दे रहे हैं। इंडक्टिव रिसर्च यानी आगमनात्मक शोध, आगमनात्मक शोध। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को, डेटा को इकट्ठा करके उससे क्या करना, थ्योरी बनाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। इंडक्टिव रिसर्च में इसमें शोधकर्ता विशिष्ट तथ्यों से शुरू करता है, विशिष्ट तथ्यों से शुरू करता है और धीरे धीरे थ्योरी बनाता है, धीरे धीरे थ्योरी बनाता है, धीरे धीरे थ्योरी यानी सिद्धांत बनाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच के नाम से जानते हैं। बॉटम टू मतलब नीचे, बॉटम मतलब नीचे, यानी जो बॉटम होता है, बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं इसे। ये ध्यान रखना। बॉटम मतलब होता है छोटा सा जो आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अप मतलब आप थ्योरी बना रहे हो, उसी को बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग, क्या होता है जहाँ पे जो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव में जो आई होता है उससे आप क्या करिए, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपके पास छोटी है। इन्फॉर्मेशन वो कैसी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है न्यूटन का जो आप पढ़े थे, जो न्यूटन आपको क्या बताया, ग्रेविटी का थ्योरी बताया है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो मतलब सिद्धांत बना है। तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके पास सेब गिरा, तो जो सेब गिरा वही उनके पास क्या, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो गया, सेब गिरना, यही क्या हो गया, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जो सेब गिरा उनके पास एक समस्या मिल गई ना कि एक छोटा सा, अब उस छोटे से उस पर क्या किए, वो खूब ज़्यादा रिसर्च करने लगे। अब इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो ऑब्जर्वेशन करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करने लगे, उसमें क्या करने लगे, अब इस सेब गिरने के पैटर्न को समझने लगे, क्यों सेब गिरा उसके पैटर्न को समझे। अब जब पैटर्न को समझे तो वहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर दिए, मतलब टेंटेटिव हाइपोथेसिस, टेंटेटिव मतलब काल्पनिक प्रस्तावना, हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर दिए। अब उसी के आधार पर क्या किए, एक थ्योरी बना दिए कि ग्रेविटी के कारण ही क्या होगा, सेब गिरा। थ्योरी मतलब एक छोटे से इंफॉर्मेशन के आधार पे एक पूरे थ्योरी का निर्माण कर देना, जो हर जगह अप्लीकेबल हो। तो उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे क्या किया जाता है, इंडक्टिव रिसर्च में क्या किया जाता है,
यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया जाता है। कभी क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये पूछ देता है कि हाइपोथेसिस किस में बनाया जाता है, तो यानी काल्पनिक जो विचार होते हैं वो किस में बनाया जाता है, तो इंडक्टिव में बनाया जाता है। हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो हाइपोथेसिस का टेस्ट किस में करते हैं, डिडक्टिव रिसर्च में, और हाइपोथेसिस का किस में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो 28 नंबर है, डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च मतलब क्या होता है, निगमनात्मक रिसर्च, निगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध। निगमनात्मक शोध में क्या होता है, यहाँ पे इंडक्टिव में समझो एक बार और, इंडक्टिव में पर्टिकुलर से कहाँ जा रहे थे आप, जनरल की तरफ। थ्योरी आपका क्या हो गया, जनरल हो गया, मतलब जो हर जगह अप्लीकेबल हो। जनरल मतलब सामान्य, पर्टिकुलर में विशिष्ट, विशिष्ट, जनरल मतलब सामान्य। जनरल से आप कहाँ जा रहे हैं, सामान्य की तरफ जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो डिडक्टिव रिसर्च होता है, ये जो होता है जनरल, जनरल से आप कहाँ जाते हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जो थ्योरी बन जाता है बस उसको क्या किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है। यहाँ पे जो जनरल होता है उसी को क्या कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। जनरल मतलब सामान्य, या इसी को थ्योरी, या इसी को सिद्धांत, ये ध्यान रखना। जब सिद्धांत से विशिष्ट की तरफ आते हैं, या मतलब विशिष्ट, हाँ विशिष्ट या पर्टिकुलर, विशिष्ट, तो उसी को क्या कहेंगे, डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब जो भी पहले से नियम बन चुका बस उसको आप क्या करो, क्रॉस चेक करो कि सही है कि नहीं। जो पहले से सिद्धांत बन चुके हैं, जो पहले से सिद्धांत बन चुके हैं, सिर्फ उसको क्रॉस चेक किया जाता है, मतलब सिर्फ वेरीफाई किया जाता है। उसको सिर्फ वेरीफाई यानी क्रॉस चेक, या क्रॉस चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसी को और क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से स्टार्ट हो रहा है तो अप टू बॉटम अप्रोच, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच भी कहते हैं। मतलब टॉप मतलब आपका क्या हुआ, जनरल हो गया, और जो डाउन हो गया वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिडक्टिव में क्या किया जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी बनी है, जो ऑलरेडी थ्योरी बनी है यहाँ पे सिर्फ आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस को किस में बनाया जाए, इंडक्टिव में, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन मतलब सिर्फ निगरानी, और यहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि आपका थ्योरी सही है या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं, उसको पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। कन्फर्मेशन, ये ध्यान रखना आप, जो ये कंफर्म करते हैं कि आप वो जो थ्योरी है वो सही, ऑलरेडी वेरीफाई है। अब ये क्या होता है, जो डिडक्टिव रिसर्च होता है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, स्ट्रक्चर्ड मतलब संरचित होता है। संचरित, ये कैसे लिखते हैं, संचरित, हाँ संचरित, ये संचरित होता है। जो इंडक्टिव होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, असंचरित यानी अनस्ट्रक्चर्ड होता है।
ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे छोटे तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं तब उसके बाद ना थ्योरी बना रहे हैं। जैसे आपका सेब गिर रहा था इंडक्टिव में, तो जब सेब गिरा तो ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छे से जाके ग्रेविटी को खोज लिए। उस ग्रेविटी को खोजने के लिए क्या किया गया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने क्या किया, बल्ब की खोज की। अब थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब की खोज किए थे उसके पहले कितनी गलतियाँ की हैं, जैसे उन्होंने कि शायद 1012 बार टेस्ट किए थे तब जाके 1013वीं बार में बल्ब बना। ये चीज़ है, मतलब आप मतलब थोड़ा सुने बात है, अब भूल गया, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है, जो आप थ्योरी बनाया कि बल्ब, अब मतलब जो बल्ब का क्या हुआ, एक सिद्धांत बन गया ना बल्ब, कि इस तरह इसमें इसमें ये डाला जाएगा तब ये जाके क्या होता है, बल्ब जलता है। तो उन्होंने जो बल्ब बना, लेकिन जो उनके पास जो समस्या थी कि बल्ब बनाना है उनको, तब उस समस्या को पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। तो वही जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या है, असंचय मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है। अब जब बल्ब को टेस्ट किया जाएगा आज के समय पे, तो क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे कंफर्म किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू है। तो उसी तरह ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, मतलब न्यूटन का जो सेब का गिरना है, तो पहले इंडक्टिव था। इंडक्टिव में उन्होंने क्या किया, पहले सेब गिरा, उसमें क्या किया, उसमें हर एक चीज़ का 3-4 साल रिसर्च किए कि कैसे ये सेब नीचे ही गिरा, क्यों ऊपर नहीं गया। तो जब जमीन पे गिरा वो सेब, तो उस पर रिसर्च खूब ज़्यादा किए। 3-4 साल बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है। उसका जो सिद्धांत है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए थे, शायद यही था, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव था। लेकिन आज के समय पे आप इंडक्टिव मतलब वो क्या था, गुरुत्वाकर्षण को टेस्ट करो तो क्या वो आपके लिए डिडक्टिव सिद्धांत हो जाएगा। ये ध्यान रखना। डिडक्टिव क्या होता है, संचरित होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिसर्च, कौन सा ये 29 नंबर पे। 29 नंबर पे हम आते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ रिसर्च। मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इसमें क्या होता है, मिक्स जो मतलब होता है मिश्रित, मतलब कुछ दो चीज़ों का मिश्रण या कई चीज़ों का, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण होता है। क्या मिश्रित विधि शोध। इसमें क्या किया जाता है, जब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वह रिसर्च जिसमें क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक शोध, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। जब शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही मिक्स्ड मेथड कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो 30 नंबर है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो पहला जो है प्राइमरी डेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। यानी प्राइमरी डेटा को क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े, जिसमें शोधकर्ता उसे पहली बार उपयोग करता है। प्राइमरी आंकड़े, जब शोधकर्ता खुद से डेटा एकत्र करता है, जब शोधकर्ता खुद से डेटा एकत्र करता है, खुद से डेटा एकत्र करता है यानी इकट्ठा करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। जब शोधकर्ता किसी डेटा का पहली बार उपयोग कर रहा है, जब शोधकर्ता किसी डेटा का पहली बार उपयोग करता है, तो उसे
प्राइमरी डेटा कहते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंडरी डेटा, 31 नंबर, जो सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। इसमें क्या होता है? डेटा ऑलरेडी बना बनाया, बस उसी को लेके क्या करते हो आप? स्टडी करते हो। डेटा बना बनाया मिल जाता है, डेटा बना बनाया मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है। जैसे आप जनगणना करते हो तो क्या है, जनगणना आप जब करोगे तो वहाँ पे आप शोधकर्ता खुद जाता है लोगों के पास, एक एक लोगों के पास, उनसे क्या करता है? आंकड़े मांगता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पास कौन कौन से साधन है, ये चीज़ें जानकारी पूछता है। तो उस डेटा का जब पहली बार प्रयोग करेंगे तो आपका क्या होगा? प्राइमरी डेटा। लेकिन जब यही जनगणना आप रख लिए, अब उससे कोई सरकार योजनाएं बनाती हैं तो क्या हो? सरकार के लिए सेकेंडरी डेटा है। तो ध्यान रखना, जैसे आपका क्या होगा? इंटरनेट का उपयोग करते हो तो वहाँ से जानकारी लेते हो, वो क्या है? मतलब वो चीज़ क्या है? आपका सेकेंडरी डेटा है। जो आप पुस्तकें पढ़ते हो वो भी क्या है? आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। किसी का आप जीवन परिचय पढ़ते हो, किसी का रिकॉर्ड से देखते हो, तो क्या है? सब चीज़ सेकेंडरी डेटा है। जब आप खुद डेटा को एकत्र करते हैं, खुद से डेटा को क्या करते हैं? पहली बार उपयोग करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। दो टाइप और आप लोग पढ़ लो, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। 32 नंबर, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जब आप मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो उसको मतलब रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। जब आप एक ऐसी घटना जो अतीत में घटी है, जो अतीत में घटी हुई है, जो अतीत में यानी पहले अतीत में घटी हुई है, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ठीक, इसका अपोजिट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव, भविष्य को जानने के लिए। जो आपका 33 नंबर का है, ये क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? कि जो भविष्य की ओर देखना, मतलब भविष्य की ओर देखकर किया गया शोध क्या कहलाता है? भविष्य की ओर। इसका क्या होता है कीवर्ड? भविष्य। इसमें क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव में अतीत। ये ध्यान रखना, भविष्य की ओर देखकर किया गया शोध क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। ये हो गया आपके, क्या हो गया? मतलब टाइप ऑफ रिसर्च होगा कंप्लीट। अब इससे बाहर कोई भी क्या होगा? क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जितने टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं इसमें सारे चीज़ को एक जगह लाके संग्रहित कर दिया गया, मतलब एक जगह लाके आपको पढ़ा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। अगर और आपका अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।